ने लास्ट में जो अध्ययन किया था वो किया था औरंगजेब का अध्ययन। किसका किया था? औरंगजेब का। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी तो वो हुई थी 3 मार्च 1707 को उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी मृत्यु के बाद में ही जो मुगल काल था उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। मुगल काल का क्या प्रारंभ हो जाता है? पतन प्रारंभ हो जाता है। और इसके पतन के कारणों की चर्चा की जाए तो पतन के कारणों में 2 गुट हैं। एक गुट में यदुनाथ सरकार, इसके अलावा श्री राम शर्मा और इसके अलावा लिवरपूल, ठीक। और दूसरे गुट की बात की जाए तो उसमें हबीब उल्लाह, अहतर अली और सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा की बुक भी आती है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप करोगे मध्यकालीन भारत का इतिहास तो अपने यूनिवर्सिटीज़ में चलती भी है। तो ये जो गुट है यदुनाथ सरकार, श्री राम शर्मा और लिवरपूल, ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मानता है औरंगजेब की कट्टर नीतियाँ। औरंगजेब की कट्टर नीतियाँ, जो भी इनकी धार्मिक नीतियाँ थी, इसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ये ऐसा मानता है ये ग्रुप। और इस ग्रुप की अगर बात की जाए हबीबुल्लाह, अहतर अली और सतीश चंद्रा, तो वो मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के दीर्घकालीन विस्तार, वो ऐसे मानते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक कोई राजवंश राज्य कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमजोरियां आने लग जाती हैं, उसमें टूटन और विखंडन होता है, ठीक है। तो अगर अन्य कारणों की अगर बात की जाए, अन्य कारणों की, तो इसमें है पहला कारण धार्मिक नीति। कौन सी नीति? धार्मिक नीति, यानी जो अकबर की कट्टर धार्मिक नीति थी वो इसके पतन का कारण पड़ेगी। दूसरा राजपूत नीति। कौन सी नीति? राजपूत नीति। देखो, अब तक जो मुगल एम्पायर खड़ा हुआ था वो अकबर की सुलह कुल की नीति पर आधारित हुआ था। अकबर ने राजपूतों से कौन सा संबंध बनाया था? सुलह कुल की नीति। बात समझाई कि भाई एक कुल के रूप में उसने लिया था, राजपूतों को एक खंबे के रूप में लिया था। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र से, बात समझ आ रही है, दूसरा आमेर में यहाँ पे उठापटक, तो कहीं ना कहीं इनमें इतना विरोधाभास हो गया। मेवाड़ के राणा राज सिंह से उठापटक, तो कुल मिला के इनके राजपूत जो पिल्लर थे वो हिल गए, तो इसके कारण इनका पतन प्रारंभ हुआ। तीसरा था दक्कन की नीति। दक्कन नीति में मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो पांव खड़ा था वो मराठों ने निकाला था। किसने? मराठों ने। तो दक्कन की जो इनकी नीति थी कि दक्कन में जाके बैठ गए और दक्कन का नासूर बन गया, जंग हो गया। चौथा था अमीरों का बढ़ता प्रभाव। अमीरों का बढ़ता प्रभाव कि धीरे धीरे जो दरबार था उसमें गुटबाजी प्रारंभ हो गई थी। और अगला राजा कौन बनेगा जिसकी गुटबाजी प्रबल होगी? वो राजा, यानी अमीर जो थे वो शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। पांचवा जो कारण था विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनियों का आगमन कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बात समझ आ रही, फ्रांसीसी कंपनी आई, डच कंपनी आई, तो इनके मार्ग पर ये धीरे धीरे इनका संप्रभुत्व जैसे जैसे बढ़ रहा था, मुगलों की सत्ता वैसे वैसे कमजोर होती जा रही थी। छठा कारण की अगर बात की जाए तो इस पे था विदेशी आक्रमण। कौन से आक्रमण? विदेशी आक्रमण। और इसमें 2 आक्रमण प्रसिद्ध थे, एक 1739 का और एक 1748 का। 1739 का आक्रमण किसने किया था? नादिर शाह ने। किसने किया था? नादिर शाह। और 1748 का किसने किया था? नादिर शाह के उत्तराधिकारी ने। तो ये 2 आक्रमण इस हिंदुस्तान की शक्ति को तोड़ते हैं। और इसके अलावा अन्य कारणों की बात की जाए तो कमजोर मुगल उत्तराधिकारी, इसके बाद में जो औरंगजेब जैसा शासक यहाँ पे हुआ ही नहीं। सही बात ये थी कि जब
ऐसा शासक का वद्दार हुआ ही नहीं, तो ये तो होना ही था। अब देखो औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 में। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो इसका वसीयतनामा पढ़ा जाता है, और वसीयतनामा जब पढ़ा जाता है तो ये इतिहास में पहली बार हुआ। एक बार तो हुमायूं के पिता बाबर ने कहा था कि तुम अपने बेटों में अपने भाइयों में बराबर बराबर ज़मीन बांटना, और उसने कामरान, अस्करी और हिंदाल इन तीनों को बराबर बराबर ज़मीन बांटी थी। समझा क्या? तो औरंगजेब की मृत्यु पर, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तब इसके 3 बेटे जीवित थे। कितने बेटे जीवित थे? 3। एक बड़े का नाम था आजम। क्या नाम था? आजम। और आजम अगर आपको याद हो तो किसका बेटा था? दिलरास बानो बेगम। किसका था? दिलरास बानो बेगम। दूसरे बेटे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। आजम जो था उस टाइम जो गवर्नर था वो था गुजरात का गवर्नर। किसका गवर्नर था? गुजरात का गवर्नर। क्लियर? दूसरा मुअज्जम। मुअज्जम जो पुत्र था वो था नवाब बाई का। किसका? नवाब बाई, जो कश्मीर की नवाब बाई थी उसका पुत्र था। और मुअज्जम जो गवर्नर था वो था काबुल का। कहाँ का? काबुल का। काबुल का गवर्नर। और तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था काम बख्श। क्या नाम था? काम बख्श। ठीक। और काम बख्श की अगर माँ की बात की जाए तो उसकी माँ का नाम था उदयपुरी महल। कौन सा महल था? उदयपुरी महल उनकी माता का नाम था। ठीक। और ये उस टाइम जो गवर्नर था अपने पिता की मृत्यु के समय, तो वो कहाँ का था? बीजापुर का। कहाँ का था? बीजापुर। क्लियर? तो ये 3 पुत्र थे, और 3 पुत्रों के लिए औरंगजेब ने एक वसीयतनामा छोड़ा कि मेरे तीनों पुत्रों में जो मेरी सल्तनत है उसके बराबर बराबर टुकड़े किए जाएं। तो जब औरंगजेब की वसीयतनामा को पढ़ा गया, मतलब जब मरता है तो वो अपनी ज़मीन कैसे कैसे बांटता है, तो वसीयतनामा में उसके पास 21 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 21 प्रांत। तो 21 में 3 का भाग देंगे तो एक आदमी के पास कितने प्रांत आ जाएंगे? 7 प्रांत। बात समझाएगी? तो अपने वसीयतनामे में 7-7 प्रांतों के 3 टुकड़े कर देता है। क्लियर? लेकिन होता इसके विपरीत है। क्या होता है कि देखो सबसे पहले ये जो युद्ध लड़ा जाता है वो आजम और मुअज्जम के लड़ा जाता है, क्योंकि आजम अपने आप को इसका दमदार आदमी मानता था, और आजम इस तख्त से पहले ही बाहर हो चुका था। इस युद्ध से पहले ही बाहर हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि आजम ने क्या किया था? अपने चाचा शाह शुजा का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? शाह शुजा का साथ दिया था उत्तराधिकार के युद्ध में। इसलिए इसका पत्ता पहले कट गया था, और उसके जितने भी मंत्री वगैरह थे वो किसका साथ दिए थे? मुअज्जम। किसका साथ दिए थे? मुअज्जम। तो यहाँ पे मुअज्जम और आजम के बीच लड़ाई होती है, और उस लड़ाई को कहते हैं जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जाजऊ का युद्ध। और उस जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम की हत्या की और स्वयं शासक बन गया। ठीक है? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपना अध्ययन करते हैं मुअज्जम या फिर बहादुर शाह के नाम से जो शासक बना। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, चलने दो तुम। अब इसके बाद में कौन शासक बनता है? मुअज्जम, जो किसके नाम से शासक बना? बहादुर शाह। किसके नाम से शासक बना? बहादुर शाह के नाम से शासक बना। और कब बना था? 1707 में। कब बना था? 1707 में। और शासक कब तक रहता है? 1712। तो 1707 से लेके और 1712 तक कौन बना था? बहादुर शाह। क्लियर? अब देखो इसके बारे में तथ्य देखते हैं। पहली चीज, ये इसका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम नाम था, पहली चीज। दूसरी चीज, 65 वर्ष की उम्र में शासक बना। कितने वर्ष की उम्र में शासक बना था? 65 वर्ष की उम्र के शासक बना था। ठीक। तीसरी चीज, देखो पिता बहुत कुवद्दार था। पिता बूढ़ा हो गया तब तक इसका नंबर ही नहीं है, तो 65 साल तो रिटायरमेंट होता है, यहाँ इसको शासक बनाया गया। अगर इसके उपनाम की बात की जाए तो इसे शाह बेखबर कहते थे। शाह ए बेखबर कह दो। देखो लिखने में आप मिस्टेक मत किया करो, क्योंकि तुम्हें लिखना तो आता नहीं। और ऐसे भी लिख सकते हैं शाह बेखबर, ये दोनों एक ही हैं। शाह ए बेखबर कह दो और शाह बेखबर कह दो। बात समझ आएगी?
और इसे कौन कहता है? खफी खान। खफी खान, खफी खान ये कहता है कि इसे शाह बेखबर की उपाधि, क्योंकि इसको आस पड़ोस में क्या क्या चलता रहता था, इसकी पत्नियां कहाँ गई हुई हैं, बच्चे पियर गए हैं, मामा जी गए हैं, इसको कुछ पता नहीं रहता था। इसके नीचे क्या कुछ चल रहा है कोई तरीका नहीं था, इसको कोई कुछ ध्यान नहीं होता, इसके पास कोई खबर नहीं होती। शाह बेखबर उपनाम हो गया। उपनाम के अलावा एक चीज और याद रखना, सिडनी ओवन एक इतिहासकार रहा है और सिडनी ओवन ने यह कहा है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, अच्छे शब्द। ठीक है, तो ये इसके बारे में डायलॉग याद रखना है। इसके अलावा दूसरा चीज, इसकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु वो बंदा बहादुर हमने पढ़ा था, जिसने पहला कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? सिख साम्राज्य स्थापित किया था। और उसने किसकी हत्या की थी? वजीर खान की। किसकी? वजीर खान की। 1710 में स्थापित किया था। तो 27 फरवरी 1712 में बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान करते हुए, लड़ते हुए ये युद्ध के मैदान में मारा जाता है। बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में ये इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, अभियान में मृत्यु। बात समझ आएगी? तो बंदा बहादुर अपन ने पहले पढ़ लिया था, शाह बेखबर 65 वर्ष मुअज्जम। इसके अलावा इसने जजिया कर समाप्त किया। कौन सा समाप्त किया? गजिया कर क्या कर दिया? समाप्त किया। बात समझ आएगी? इसके अलावा इसने साहू को कैद से छोड़ा। किसको छोड़ा? साहू को कैद से छोड़ा। देखो कैद, हम मुगल मराठे पढ़े थे तो साहू और फिर संभाजी के बीच राजा राम वो उसकी चाची के मध्य लड़ाई होती है, वो अपने अध्ययन कर लिया था वहाँ पे। संभाजी को छोड़ा, जजिया कर समाप्त किया। इसके अलावा इसने नेक्स्ट, इसके अलावा इसने क्या किया कि जो अजीत सिंह था उसके अधीन था, अजीत सिंह को शासक यानी मारवाड़ के स्वतंत्रता स्वीकार की। इसके अलावा इसने मेवाड़ की स्वतंत्रता स्वीकार की, मेवाड़ की स्वतंत्रता स्वीकार की। बात समझ आ गई? तो इसे शाह बेखबर कहा जाता था। यह अंतिम सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, बहादुर शाह के बाद में बहादुर शाह के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटों में पहला था जहांदार शाह, दूसरा था अजीम उस शान, तीसरा था रफ़ी उस शान और चौथा था जहान शाह। कौन था? जहां। बात समझ आएगी? इन 4 बेटों के नाम अच्छे से रट लेना, क्योंकि बहादुर शाह के बाद की बात की जाए तो इन 4 के बेटे और इनका अहम रोल रहा था पूरे सल्तनत के निर्माण में, क्योंकि इनके बेटे ही बनेंगे आगे, जो आगे राजा चल के बनेंगे। जैसे जहांदार शाह की बात की जाए तो 1712 से 1713। बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह, और जहांदार के शाह के बाद में कौन बना था? फर्रुखशियर। कौन बना था? फर्रुखशियर। और फर्रुखशियर कब बना था? 1713 से 1717। फिर फर्रुखशियर के बाद में इसके बाद में इसके भाई का छोरा, इसको हटा के इसके भाई का छोरा, फिर इसको हटा के इसका छोरा रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला।
ये 1517 में शासक बने थे। और उसके बाद में शासक बना था मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1717 से 1749 या 51 तक ये शासक बनता है। तो बहादुर शाह की अगर बात की जाए तो बहादुर शाह के कितने बेटे थे? 4, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहानशाह। बात समझ आ गई? जहांदार शाह की अगर बात की जाए, ये मैंने मुगल साम्राज्य के पतन की बात की थी। तो मुगल साम्राज्य के पतन में एक प्रमुख कारण बता था कि अमीरों के गुट का प्रभाव। किसका प्रभाव? अमीरों के गुट। तो यहाँ अमीर जो गुट था वो प्रभावी था किसका? जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान प्लस इसका पिता था असद खान। कौन था? असद खान। ये पिता था और ये कौन था? पुत्र था। फर्रुखसियर की अगर बात की जाए और इसकी अगर बात की जाए तो इन सब का एक ही, जो जिसे इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, उन्हें कहते हैं सैयद बंधु। कौन थे? सैयद बंधु। इन इतिहास में क्या कहा जाता है? किंग मेकर्स। मतलब 4 राजाओं का सृजन इन्होंने खुद ने किया था, इसलिए इन्हें इतिहास में किंग मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ आएगी? हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, इन दोनों के नाम में मैं आगे बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं जहांदार शाह का। किसका? जहांदार शाह। क्लियर? तो ये दिमाग में खाका रहना चाहिए कि बहादुर शाह के कितने बेटे थे? 4। जहांदार शाह ने अपने तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया। अजीमुस्सान का भी कत्ल किया, रफीउस्सान का भी कत्ल किया और जहानशाह का भी कत्ल किया। चारों का कत्ल करके, और जो अमीर थे, जो भारतीय मूल के अमीर थे, ये मुसलमान थे, उनके गुट का नाम एक तो असद खान था। असद खान जो पिता था ये औरंगजेब का वजीर था। किसका वजीर था? औरंगजेब का वजीर था। बात समझ आ गई? और इसका छोरा कौन था? जुल्फिकार खान। कौन था? जुल्फिकार। तो जुल्फिकार खान बेटा तो बन गया वजीर, बेटा तो क्या बन गया? वजीर। और ये बन गया वजीर ए मुतलक। वजीर ए मुतलक। देखो दोनों में अंतर मैं आपको पहले भी बता दिया। वजीर होता था वो सुल्तान का नायब होता था। क्या होता था? सुल्तान का नायब। इसका मतलब क्या होता था कि सुल्तान की अनुपस्थिति में सारे कार्य वही करेगा। और सारे प्रशासन का मुखिया कौन होता था? वजीर। और वजीर मुतलक की अगर बात की जाए तो राजा से कौन मिलेगा, राजा को क्या बात पहुंचानी है, क्या नहीं पहुंचानी, ये कार्य कौन करेगा? असद खान, उसका पिता। बात समझाएंगे? तो ये दोनों पद यानी अहम पद होते थे। वो सारे पद, दोनों पद किसके पास थे? जुल्फिकार खान और असद खान। क्लियर? अब देखो, जब ये शासक बनता है, अपने भाइयों का कत्ल कर देता है, तो इस दौरान इन्होंने 4-5 कार्य किए। तो शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। पहले तो क्या इसको साफ कर दूं क्या? चलो ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। इसमें देखो कि उस टाइम प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी और उनमें क्या क्या हालत थी। देखो, एक तो थी पंजाब और सरहिंद। पंजाब और सरहिंद। अपन ऊपर से ही चलते हैं, ये हिंदुस्तान में पंजाब। तो यहाँ पे शासक कौन था? बंदा बहादुर। कौन था? बंदा। 1710 से लेके 1717 तक शासक कौन रहता है? बंदा बहादुर। तो यहाँ बंदा बहादुर के प्रति इन्होंने संघर्ष जारी रखा। क्या जारी रखा? संघर्ष जारी रखा। क्लियर? पहली चीज, संघर्ष जारी रखा बंदा बहादुर के प्रति, यानी सरहिंद के प्रति ये अपना खिलाफ अभियान चालू रखते हैं। अब देखो, इससे नीचे आते हैं तो तुम्हारा दिल्ली है। तो दिल्ली तो उसका खुद का केंद्र था ही, खुद का केंद्र था।
तो उससे नीचे आ जाओ राजस्थान। कौन आ जाता है? राजस्थान। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के दो प्रमुख शासक थे उस टाइम। एक तो जयपुर का सवाई जय सिंह, एक तो जयपुर का सवाई जय सिंह और एक दूसरा कौन सा? मारवाड़ का अजीत सिंह। बात समझ आ गई? तो जयपुर का जो शासक था सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, उसे मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी। मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी। 7,000 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया? 7। याद रखना, मान सिंह को भी कितने का मनसब मिला था? 7। हालांकि उस जमाने का 7,000 उसी को था। आज तो ये 7, उस जमाने का 7,000, आज तो ये 12,000 के मनसब के बराबर होता। तो 7,000 का मनसब दिया और इसे मालवा की सूबेदारी दी। कहाँ की सूबेदारी दी? माल। देखो आपको ये याद रखना है, जब भी आपको सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ना पड़े तो मालवा का सूबेदार रहा था। क्लियर? दूसरी चीज, जोधपुर का शासक कौन था? अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। और अजीत सिंह को वो दक्कन का सूबेदार नियुक्त करता है। किसका सूबेदार नियुक्त करता है? दक्कन का सूबेदार नियुक्त करता है। क्लियर? फिर इसके बाद में यहां से नीचे चलते हैं तो इधर तुम्हारा भरतपुर आ गया। भरतपुर का शासक था बदन सिंह। कौन था? बदन सिंह। बदन सिंह से मिर्जा राजा जय सिंह ने संधि की थी और ब्रजराज डी की उपाधि देके इसको संतुष्ट किया था। तो इससे संबंध बनाए। क्या बनाए? संबंध बनाए। इसके अलावा यहां से नीचे चलते हैं तो बुंदेला। कौन सा? ला बुंदेला। बुंदेला का शासक छत्रसाल, और छत्रसाल से भी इन्होंने अच्छे संबंध बनाए। यानी दक्कन में इसने लगभग सभी से अच्छे संबंध बनाए थे। केवल इसका एक दुश्मन था, सिर्फ इसने एक आदमी से ही अपनी रकीब, अपनी दुश्मनी जारी रखी। उसका नाम क्या था? पंजाब का बंदा बहादुर। क्यों रखी? क्योंकि इसके पिता की हत्या की थी। बात समझ में आ गई? तो ये चीज याद रखना। अच्छा, बुंदेला के बाद में फिर नीचे चले जाओ, मराठा। कौन सा? मराठा। मराठा से इन्होंने संधि की। मराठाओं से क्या की? संधि की। और संधि करके और उन्हें इस चीज के लिए बाध्य किया, भाई उनको यह अधिकार दिया कि चौथ और सरदेशमुखी जो कर हैं वो आप वसूल करेंगे। चौथ और सरदेशमुखी ये जो कर हैं वो मराठा वसूल नहीं करेंगे, मुगल अधिकारी वसूल करेंगे। कौन वसूल करेंगे? मुगल अधिकारी। ये याद रखना है, मुगल अधिकारी। दरअसल इनमें हुआ क्या था कि इनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब की दक्कन नीतियों से पूरा खजाना खाली हो गया था, पैसे बिल्कुल नहीं थे। तो जुल्फिकार खान जो था उसका एक चाटुकार था, विश्वसनीय आदमी कह सकते हो, जिसका नाम था सुभाग चंद्र। क्या नाम था? सुभाग चंद्र। और सुभाग चंद्र को राजस्व का विभाग का प्रमुख बनाया था। राजस्व विभाग जो था उसका प्रमुख बनाया था। और सुभाग चंद्र ने यह दिमाग लगाया कि मराठों को अपन संधि करके उनके समस्त क्षेत्रों को वापस लौटा देते हैं, बदले में हम एक समझौता करते हैं मराठों से, क्या कि जो चौथ और सरदेशमुखी है वो मुगल अधिकारी वसूल करेंगे, यानी वो मुगलों के खजाने में आएगा, बाकी आप अपने पास रखो, हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मराठों की ताकत कौन सी थी? चौथ और सरदेशमुखी, तो वो इन्होंने अपने पास ले ली। देखो सरदेशमुखी की अगर बात की जाए तो ये मराठों का गुमान था। मराठों का क्या था? गुमान। क्योंकि जो छत्रपति होता था वो मराठा साम्राज्य का सरदेशमुख मानता था स्वयं को, कि मैं इसका नायक हूँ, मैं इसका शासक हूँ, सरदेशमुख हूँ, इसलिए आप मेरे को 10% क्या देंगे? टैक्स देंगे। और वो अभिमान मुगलों ने छीन लिया, और वो भी किसने छीना? सुभाष चंद्र के कहने पर जुल्फिकार खान ने। किसने छीना? जुल्फिकार खान ने। बात समझ में आएगी? तो ये इस प्रकार इनकी राजस्व व्यवस्था में इन्होंने एक सुधार हो किया। ये जो उस टाइम क्या होती, अंधाधुंध जागीरें बांटी जा रही थी, अंधाधुंध जो जागीरें बांटी जा रही थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध।
देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, क्योंकि उस टाइम तक अमीर वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोई आदमी कहाँ भी जा सकता है, कोई आदमी अपनी सेटिंग करके किसी भी राज्य में जा सकता है, अपनी कहीं भी मनसब तैनात करा सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो जागीर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बिल्कुल कम कर दिया। क्यों? ताकि उससे आमदनी बढ़ेगी राजा की। बात समझ आ रही? अंधाधुंध जागीरों की जो बंटवारा था उस पर प्रतिबंध लगाया और राजस्व विभाग को वृद्धि की। बात समझ आ गई? और अब करते हैं इसके निजी जीवन की बात। तो इसे इतिहासकार इसका उपनाम जो कहते हैं वो कहते हैं लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। अब देखो इतिहासकार लंपट मूर्ख इसे कहेंगे तो कुछ ना कुछ कमियां इसमें रही होंगी। किसी एक बात से, किसी एक घटना से किसी को लंपट मूर्ख नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक घटनाक्रम में कोई आदमी हर बार ही वैसा ही करे तो फिर उसे कहीं ना कहीं वो तमगा उसके साथ हो जाता है, वरना अच्छे बुरे तो सभी लोग होते हैं। तो लंपट मूर्ख इसे उपाधि क्यों दी गई? पहली चीज तो इसमें क्या था कि ये क्या था, एक रखेल थी जिसका नाम था लाल कुंवर। क्या नाम था? लाल कुंवर। इसकी रखेल थी, तो इसके प्रभाव में था ये। बात समझ आ रही? सारे शासन प्रशासन संबंधी निर्णय इस रखेल के द्वारा लिए जाते थे। इनका बहुत गहरा प्रभाव था और जो अमीर वर्ग था वो इतना शक्तिशाली था कि इस बात को स्वीकार करने में, इस बात को मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। बात समझ आएगी? और जो लास्ट में जाके लड़ाई होती है वो भी इसी बात को लेकर होती है कि भाई हम एक रखेल का कहना क्यों मानेंगे। तो लाल कुंवर के ऊपर अटैक कर देते हैं, और जो अटैक करते हैं वो सैयद बंधु करते हैं। कौन करते हैं? सैयद बंधु। और सैयद बंधु जब अटैक करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से निकल के अपनी जो रखेल हो उसको साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। और सबसे पहले उन्होंने जुल्फिकार खान को पकड़ा। किसको पकड़ा? जुल्फिकार खान को। और जुल्फिकार खान की हत्या कर दी। बात समझ आएगी? अब जुल्फिकार खान के मारते ही अब दूसरा कौन बना? असद खान। तो ये क्या करता है, जहांदार शाह यहाँ से भाग के और असद खान के महल में चला जाता है। ये वजीर होते थे, इनके अलग महल होते थे। बात समझ आएगी? तो इसके महल में चला जाता है। सैयद बंदों ने उनको, असद खान को बहादुर ये जो जहांदार शाह था उसको वापस देने की मांग की, और असद खान उनसे कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था। तो असद खान ने उन्हें वापस लौटा दिया और लाल कुंवर ने खुद अपने हाथों से फर्रुखशियर जहांदार शाह को किसके लिए सौंप दिया? फर्रुखशियर को सौंप दिया। बात समझ आएगी? और अपने चाचा की हत्या करके कौन शासक बन जाता है? फर्रुखशियर। बात समझ आएगा? फर्रुखशियर किसकी सहायता से बना था? सैयद बंदों के, अब्दुल्ला खान और मीर अली खान। ठीक है, हुसैन अली खान, इन दोनों के साथ। ये सैयद बंधु थे, सैयद वंशी थे, इसे तुरानी गुट से थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सैयद बंधु। कौन कौन से थे? अब्दुल्ला खान, समझ आएगा, और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अब्दुल्ला खान दिमाग वाला था, हुसैन अली खान ताकत वाला था। दोनों भाइयों का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा था। अब्दुल्ला खान सिर्फ दिमाग वाला था तो वो क्या बनेगा? वजीर। और हुसैन अली खान क्या था? ताकत वाला, तो वो क्या बनेगा? सेनापति। तो सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखशियर ने अपने चाचा जहांदार शाह की हत्या करके तख्त प्राप्त कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं फिर ये वाला जो है इसको मैं दोबारा फिर से बताता हूं। देखो, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। जहांदार शाह, इसके अलावा अजीम उस शान, तीसरा रफ़ी उस शान, और चौथा जहान शाह। तो जहांदार शाह की मृत्यु हो जाती है 1713 में, यह अपन ने देख लिया था। और उसकी जो हत्या करता है वो कौन करता है? उसके भाई का लड़का। उसके भाई के लड़के का नाम था फर्रुखशियर। क्या नाम था? फर्रुखशियर। ठीक, फर्रुखशियर की बात की जाए
तो इसका शासन कार्य था 1316 से 1713 से 1716, ठीक है, फर्रुखसियर। अब इसके बेटों को, इसके जो किंग मेकर हैं, इसको जो राजा बनाते हैं, शासक बनाते हैं, तो इसके पीछे कौन शक्ति थी? इसके पीछे थे सैयद बंधु। कौन थे? सैयद बंधु। सैयद बंधुओं की बात की जाए तो ये दो भाई थे। कितने भाई थे? दो। एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये दो भाई थे। और ये दो भाई थे, इन्होंने इसको फर्रुखसियर को शासक बनाया था। इन्होंने जो जहांदार शाह का जो किंग मेकर था, क्या नाम था? जुल्फिकार खान। कौन था? जुल्फिकार खान। उस जुल्फिकार खान की हत्या कर दी और अजीमुस्शान के पुत्र फर्रुखसियर को शासक घोषित कर दिया। अब देखो, अजीमुस्शान जो था वो मरने से पहले बिहार का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बिहार। तो बिहार का सूबेदार था और उसके दो विश्वसनीय आदमी थे। एक का नाम था अब्दुल्ला खान, दूसरे का नाम था हुसैन अली खान। तो उसने अब्दुल्ला खान को इलाहाबाद का और हुसैन अली खान को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। नायब सूबेदार। इसका मतलब क्या हो गया कि सूबेदार तो ये था और इन दोनों को क्या बना दिया था? नायब सूबेदार। यानी अगर अजीमुस्शान वहाँ नहीं रहता था तो उनकी उपस्थिति में कौन कार्य करते थे? अब्दुल्ला खान और उसका भाई हुसैन अली खान। बात समझ आ गई? तो अपनी मृत्यु से पहले जब ये जाता है तख्त की लड़ाई के लिए, तो इन दोनों को कहता है, अब्दुल्ला खान को और हुसैन अली खान को, कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं वापस ना आ पाऊँ, लेकिन तुम्हें तख्त पे किसको बिठाना है? फर्रुखसियर। और ये फर्रुखसियर के वफादार सिपाही थे। बात समझ आ गई? तो क्योंकि इसके पिता ने इनकी नियुक्ति की थी, बात समझ आ रही? तो इनके पास बहुत अच्छी ताकत थी। अब्दुल्ला खान ये छोटा भाई था और ये जो था ये दिमाग वाला था, यानी ये इसका फर्रुखसियर का वजीर बना। क्या बना? वजीर। और हुसैन अली खान था, वो बड़ा भाई था और इसके पास क्या थी? ताकत थी। और इसे क्या बनाया गया? सेनापति बनाया गया। क्या बनाया गया? सेनापति। तो अभी तक जो शासन कार्य किया जा रहा था वो जुल्फिकार खान और असद खान ये दो चला रहे थे। अब अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इन्हें इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर। सम्राट बनाने वाले व्यक्ति जिन्हें कहा जाता है वो सैयद बंधु थे, किंग मेकर्स के नाम से प्रसिद्ध। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो, जब ये शासक बन जाता है तो पहली चीज़ तो ये किसके प्रति क्या क्या नीतियाँ अपनाता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है, इन चीज़ों को देखते हैं। यही नक्शा ले लो, ठीक, जैसे कि हमने कल देखा था। नक्शा लेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर से चलते हैं पंजाब, फिर नीचे की तरफ आएंगे राजपूताना में आमेर और मारवाड़, फिर इसके नीचे मालवा, फिर इसके नीचे मराठा। बात समझ आ रही है? इन सभी के बारे में एक के बारे में अपन देखते हैं। पहले अपन बात करेंगे किसकी? पंजाब की। किसकी बात करेंगे? पंजाब। तो इसने क्या किया? अब्बू सम्मद चित्रकार था ये। अब्बू सम्मद
बेहजाद, ये बाबर कालीन वो हुमायूं कालीन चित्रकार थे। कोई बात नहीं अगर आपको याद नहीं है, वो पहले की कहानी है, ये दूसरा है। अब्बू सम्मद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। क्या किया? लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया और उसे कहा कि आप कैसे भी किस पे कब्जा पाओ? बंदा बहादुर पे। पंजाब कौन? अब्बुल समद और इसका पुत्र था जकारिया खान। क्या नाम था? जकारिया खान। दोनों ने मिलकर बंदा बहादुर पर चढ़ाई की और बंदा बहादुर पर चढ़ाई करके उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके बेड़ियों में डाल के और 1716 में उसे गुरुदासपुर से गिरफ्तार किया। गुरुदासपुर से गिरफ्तार करके और उसे दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? दिल्ली। और जो कि बंदा बहादुर में मैंने आपको बताया था कि हाथी के पैरों तरह को चलाकर उसकी क्या करवाई गई थी? हत्या। उसके बहुत से सहयोगों का। तो यानी एक बहुत बड़ी ताकत थी, एक बहुत बड़ा विद्रोह था, जिस विद्रोही ने इसके दादा की, इसके पिता का पिता बहादुर शाह की हत्या की थी। जिस विद्रोही ने एक झंडा गाड़ा था, उसकी हत्या करके कहीं ना कहीं इसकी एक ताकत उभर के आ जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ निकल के आई कि इसने जो अब्बू सम्मद को तैनात किया था तो ये तुरानी गुट का था। कौन से गुट का था? तुरानी गुट। देखो ये सैयद बंधु जो थे वो ईरानी गुट के थे। कौन से गुट के थे? ईरानी गुट। और ये तुरानी गुट, दोनों अलग अलग है। तुर्कमेनिस्तान जो मध्य एशिया में है, तुर्कमेनिस्तान, उनके जो अमीर रहेंगे, सरदार रहेंगे, वो तुरानी कहलाएंगे। ईरान, फारस में जो ईरान है, उसके जो सरदार रहेंगे, ये दिख रहा है आपको, वो क्या कहलाएंगे? ईरानी। तो ये तुरानी गुट के आदमी को नियुक्त कर दिया। कहीं ना कहीं फर्रुखसियर अब्दुल्ला खान और सैयद हसैन अली खान से बहुत ज़्यादा सशंकित रहता था, क्योंकि शासन के समस्त निर्णय किसके द्वारा लिए जाते थे? इन दोनों के द्वारा लिए जाते थे। और उसे पता था कि हमारे को कभी भी हटा के और किसी को भी नियुक्त कर सकता है। बात समझ आ गई? इसलिए ऐसा था। तो पंजाब की कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसमें एक बात निकल के आ गई। कौन सा गुट? तुरानी गुट। पहले ईरानी था, ये कौन सा आ गया? तुरानी। तुरानी गुट का एक आदमी दमदार आ गया, क्योंकि देखो कोई आदमी किसी का मर्डर कर रहा है, किसी को गिरफ्तार करके ला रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ताकत है, उसे दरबार में एक ऊंचा पद और रुतबा मिल जाएगा। अब आ जाओ साहब, अगर राजपूताना की बात की जाए तो राजपूताना में जो जजिया कर था, वो इन्होंने भी जजिया कर माफ किया। जजिया कर क्या कर दिया? माफ किया। इन्होंने भी जजिया कर नहीं लिया। दूसरी चीज, इन्होंने अजीत सिंह की लड़की से शादी की। मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, समझ आएगा? तो अजीत सिंह की पुत्री से शादी की। और अजीत सिंह कहाँ का था? मारवाड़ का था। इसमें हम राजस्थान की हिस्ट्री में इसका थोड़ा विवरण देते हैं कि किस प्रकार अजीत सिंह ने दबाव में आकर फर्रुखसियर से अपनी बच्ची की शादी की, लेकिन बाद में उसको काफ़ी गुस्सा आता है और सैयद बंधुओं से मिलके पहले तो उसकी हत्या करवाता है, फिर अपनी बच्ची को वापस लेके आता है और उसका फिर पुनर्शुद्धिकरण कराता है। ये राजस्थान हिस्ट्री में मैं इसे डिटेल से बताता हूँ, तो बस आपको इस पे यही याद रखना है। अब देखो, यहाँ पे शांत कर दिया, यहाँ पे शांत कर दिया, यहाँ पे। अब दक्कन क्षेत्र की बात करते हैं। तो दक्कन क्षेत्र में उसने चिनकिलिज खान को सूबेदार नियुक्त किया। दक्कन के 6 प्रांतों का क्या नियुक्त किया? सूबेदार नियुक्त किया।
बात समझ आ रही है? 6 प्रांतों का उसे सूबेदार बना दिया भाई। दक्कन का ये जो भी क्षेत्र है चिनकिलीज खान को, तो उसको दे दिया कि आप इसे संभालेंगे और हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं। और चिनकिलीज खान को खान खाना की उपाधि दी, खान खाना की उपाधि दी, और शहादत खान की उपाधि दी, निजाम उल मुल्क की उपाधि दी, निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। बात समझ आ गई? और बाद में चल के निजाम उल मुल्क का एक गहरा रोल आएगा जो मैं आपको बताऊंगा उस टाइम। तो जो दक्कन क्षेत्र का चिनकिलीज खान जिसे अपन कहते हैं निजाम उल मुल्क, वो भी तुरानी गुट का था। कौन से गुट का था? तुरानी गुट का। पंजाब का अब्बू समद, ये भी कौन से गुट का था? तुरानी गुट का। अब कहीं ना कहीं जो ईरानी गुट था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया, क्योंकि दोनों भाई थे और इनके वफादार सिपह सलार थे। और फर्रुखशेर इस चीज के लिए तैयार था कि अपने ऊपर कभी भी आक्रमण किया जा सकता है, अपने को कभी भी मारा जा सकता है, इसलिए उन दोनों भाइयों को हटाना चाहता था, क्योंकि ये किंग मेकर थे, इसका सम्मान नहीं करते थे। इस दौरान एक घटना और घटित होती है जो मैंने आपको अभी अंग्रेजों के दौरान बताया। 1717 में एक अंग्रेज था, डॉक्टर था, जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। क्या नाम था? डॉक्टर हैमिल्टन। ऐसे कहते हैं कि इसके ये जो फर्रुखशेर जो था वो क्या होता है कि नामर्द हो जाता है और डॉक्टर हैमिल्टन इसका इलाज करते हैं। और इस बात से खुश होके, क्योंकि नामर्दगी एक राजा के लिए बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता है, तो इसका जब इलाज करता है तो इससे खुश होके और हैमिल्टन को यानी अंग्रेजों को वो व्यापारिक रियायतें देता है, जो मैंने अंग्रेजों के समय बताया था कि बंगाल की सूबेदारी जो व्यापार करने का 3000 में 10 तक, सूरत में व्यापार करने का 10,000 रुपये में 10 तक, समझ आएगा। और एक चीज़ का अतिरिक्त मुंबई की जो टकसाल थी उसे सिक्के जारी करने का अधिकार, ऐसी रियायतें दी गई जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। क्लियर? ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, ये बताने की जरूरत नहीं। तो फर्रुखशेर के बारे में ये 4-5 तो राज्य देख लिए, इसके अलावा अंग्रेजों के प्रति नीतियां देख ली, उसके दरबार की स्थिति देख ली। अब क्या होता है कि लास्ट में जाके जब ये तुरानी गुट और भी प्रबल हो जाता है, तो गुजरात का एक सूबेदार था जिसका नाम था दिलावर खान, और दिलेर या दिलावर खान की सहायता से वो उसको फोन करके कह देता है फर्रुखशेर कि आप इसका जो मेन ताकत है उसकी हत्या कर दो। इस गुट के मेन ताकत कौन थी? हुसैन अली खान, जिसके बाजू में ताकत थी। तो बैठा बैठा दिमाग लगा लेगा, देखे क्या पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो अब होता क्या है कि फर्रुखशेर ने गुजरात के दिलावर या दौलत खान लिख दो, दौलत खान, दौलत खान को हुसैन अली खान की हत्या करने का गुप्त आदेश दे दिया। यानी तुरानी गुट जो थे वो इतने सक्रिय हो गए कि आपको कैसे भी इनको हटाना है और मेरा पिंड छुड़वाना है। बात समझ में आ गई? तो इस बात का भनक किसको लग जाता है? हुसैन अली खान। समझ आएगा? हुसैन अली खान को जब इस बात का भनक लग जाता है तो वो अपना एतमाद पहले ही प्रारंभ कर देगा। और उन्होंने क्या किया, जो दौलत खान था उसकी हत्या कर दी। हत्या करके और सीधा अपने भाई के पास पहुंचा, भाई को फ़ोन कर दिया कि भाई बहुत तगड़ा कांड हो रहा है, मेरे को लगता है मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। और कातिलाना हमला अपने ऊपर इसका मतलब या तो राजा ने आदेश दिया है या फिर राजा खतरे में है। भाई अपने ऊपर हमले का मतलब सीधी सी बात है, या तो राजा ने आदेश दे के मरवाया है, भाई आपके ऊपर हमला हो रहा है तो या तो मेरा आदेश हुआ है, या फिर आपके ऊपर हमला हुआ है, इसका मतलब दूसरा हमला मेरे ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। वो आपके ऊपर हमला कर ही नहीं रहे क्योंकि राजा को मारना चाहते हैं, अपन तो कौन है।
तो राजा की सुरक्षा बढ़ा देते हैं, लेकिन उन्हें पता लग जाता है कि ये सारा कांड किसने किया है, राजा ने। तो दोनों भाई, अब पूरे दिमाग वाला आदमी कौन था, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान अपने भाई को बुलाता है और भाई के साथ ये सीधा जाता है दक्कन में। कहाँ जाता है, दक्कन में, क्योंकि यहाँ जो तुरानी गुट था वो बहुत प्रभावी हो गया था और उन्हें लग रहा था कि अपन पूरी ताकत इकट्ठी करता है। और ये पेशवा सरदार बालाजी से एक समझौता करता है और बालाजी से समझौता करके, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जहांदार शाह ने मराठों से एक समझौता किया था। उस समझौते के तहत भाई आप चौथ और सरदेशमुखी जो कर है उसको आप ले लेंगे, लेकिन वसूली का अधिकार किसको रहेगा, मुगलों को। मुगल अधिकारी इसकी वसूली करेंगे, देखा था हमने। तो उसने दूसरा समझौता किया, किसने, अब्दुल्ला खान ने, और बालाजी को, पेशवा बालाजी को चौथ व सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी वसूली का अधिकार दे दिया, वसूली का अधिकार दे दिया। बात समझ आ रही? यानी इसने कहा कि आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो वसूल कर लेना। दूसरी चीज, उसका दूसरा सबसे बड़ा गुट होता था, मैंने कहा कि अब इस राजनीति में राजपूत एक स्तंभ थे। राजपूत जिसकी तरफ झुक जाएंगे दो राजा, वही राज करेगा। तो इस टाइम फर्रुखशियर ने दबाव से शादी की थी, किसके साथ, अजीत सिंह की पुत्री के साथ। और अजीत सिंह अपनी पुत्री को ले जाना चाहता था, क्योंकि लोग उसके मजे लेते थे, नामर्द से शादी कर दी। बात समझाएगी? तो उसकी बड़ी बेइज्जती होती थी। तो अजीत सिंह ने किसका साथ दे दिया, तो सैयद बंधुओं का। किसका, सैयद। तो एक तरफ मराठों ने साथ दिया, दूसरी तरफ राजपूतों ने साथ दिया, और सैयद बंधुओं ने इनकी सहायता से दिल्ली पे चढ़ाई कर दी। और दिल्ली पे चढ़ाई करके किसको गिरफ्तार कर लिया, फर्रुखशियर। किसको गिरफ्तार कर लिया, फर्रुखशियर। और फर्रुखशियर की हत्या कर दी जाती है। समझ में आ गया? तो ये जो इतिहास था फर्रुखशियर का वो खत्म हो गया। देखो जहांदार शाह भी गया और अजीम उस शान भी गया, क्योंकि इसका बेटा कौन था, फर्रुखशियर। अब कौन बचा, रफी उस शान, रफी उस शान। आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और बताऊं। तो फर्रुखशियर जो था उसे सैयद बंधु क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करके रफी उस शान के दो पुत्र थे उनको शासक बनाते हैं। तो पहला इसका रफ़ी उद दरजात और दूसरा था रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। बात समझ आ गई? तो रफ़ी उद दरजात की बात की जाए तो ये 28 फरवरी 1719 को शासक बना। ठीक, इसको 28 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया और इसको गिरफ्तार करके और 28 अप्रैल 1719 को इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी? इसे इतिहास में जो फर्रुखशियर है उसको इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? घृणित कायर। घृणित कायर एक ऐसा शब्द है जिसको पढ़ते आप पूरा दिमाग लगा सकते हो, इसके पूरे जीवन का आकलन क्या है। जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे कायर होते हैं जिनसे घृणा करनी चाहिए। कैसे? क्योंकि वो इतने कायर होते हैं कि ये ऐसे कर देगा, ऐसा सोच के भी वो अपने खास विश्वसनीय आदमियों को गले काट देते हैं। ऐसा कायर आदमी जो ना अपने बेटे पे विश्वास करता है, ना बेटी पे, ना पति पे, ना पत्नी पे। समझ आ गया? उसका दुनिया में किसी पे कोई भरोसा नहीं रहता। उसके पूरी जिंदगी वफादारी भी दिखाओगे तो भी वो डरेगा। कायर होता है वो। क्या होता है? कायर। बात समझ आ गई? तो वो घृणित कायर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इसकी बात की जाए तो इसे इतिहास में क्या कहा जाता था? लंपट, मूर्ख। क्या कहा जाता था? लंपट, मूर्ख।
क्योंकि लाल कुंवर से इसके संबंध थे, लाल कुंवर। तो ये तो आपको वैसे भी याद रह जाए, लंपट मूर्ख ल, लाल कुंवर ल, और जहांदार जय को उल्टा कर दिया, ल को जय ल, जय को ऐसे लिख दो और ल को उल्टा कर दो, बस समझ आ गया। फर्रुख शेर की बात की जाए तो गणितकार, अब जब 28 अप्रैल 1719 को इसकी हत्या कर देते हैं, उससे पहले ही 28 फरवरी को तख्त नशीन किसको कर देते हैं? रफ़ी उस शान के बड़े पुत्र जिसका नाम था रफ़ी उद्दरजात। बात समझ आई? रफ़ी उद्दरजात। बहादुर शाह के 4 बेटे थे, जहांदार शाह, अजीमुस शान, रफ़ी उस शान और जान शाह। लेकिन जहांदार शाह ने तीनों बेटों की हत्या कर दी थी, इनके बेटे बचे थे। बात समझ आ गई। और इनका बेटा फर्रुख शेर जो था वो बिल्कुल बड़ा था, और इसने अपने दादा की मृत्यु होते ही 1712 में ही अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। फर्रुख शेर ने 1712 में ही स्वयं को मुगल सम्राट घोषित कर दिया था। मुगल सम्राट क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। लेकिन ये 1713 में सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बनता है, अपने चाचा की हत्या करके। बात समझ आ गई? अब देखो सैयद बंधु अपने आप को बचाएंगे। अब वो ऐसे आदमी को ढूंढना चाहते थे जो सबसे कमज़ोर हो, क्योंकि शासक अगर ताकतवर रहता है तो कहीं ना कहीं वजीरों के ऊपर शोषण होता है, अगर शासक कमज़ोर होता है तो वजीरों की अपनी चलती है। तो इन्होंने रफ़ी उद्दरजात पर दाव लगाया। लेकिन रफ़ी उद्दरजात की बात की जाए तो इसकी 4 जून 1719 में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई। कुल मिला के इसने 3 माह और 4 दिन शासन किया, 3 माह और 4 दिन शासन किया। चौथी चीज इसको याद रखना, सबसे कम शासन करने वाला मुगल सम्राट, सबसे कम शासन करने वाला मुगल सम्राट के नाम से जाना जाता है। और इसकी क्या होते हैं? 6 रोग होता है, 6 टीबी, 6 जिसे अपन कहते हैं तपेदिक, सुना है कभी? उस 6 रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। किससे मृत्यु हो जाती है? 6 रोग से मृत्यु हो जाती है। तो ये तो था रफ़ी उद्दरजात। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के 2 दिन बाद में, यानी 6 जून 1719 को किसको शासक बनाया जाता है? इसके छोटे भाई रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दौला को शासक बनाया जाता है। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वही 3 महीने बाद में सितंबर, जून के बाद में जुलाई 1 महीना, अगस्त 2 महीना और सितंबर 3 महीना। 17 सितंबर 1719 को, यानी 3 माह और 11 दिन बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये दूसरा सबसे कम शासन करने वाला, दूसरा सबसे कम शासन करने वाला मुगल सम्राट, मुगल सम्राट। ठीक, ये आपको याद रखना है। इनकी जो मृत्यु हुई वो अपने भाई, इसकी तो हुई थी 6 रोग से और इसकी हुई थी 25 रोग से। कौन से रोग से? 25 रोग। देखो 6 जो मैंने आपको बताया, टीडी, टीबी, तपेदिक, या 6 ये अलग रोग है, और 25 रोग ये जो खूनी दस्त होते हैं ये अलग रोग है। तो अब देखो बहादुर शाह का एक बेटा राजा बन गया, दूसरा अजीमुस शान इसका दूसरा बेटा राजा बन गया, दूसरे बेटे का बेटा बहादुर शाह का तीसरा बेटा रफ़ी उस शान के दोनों बेटे रफ़ी उद्दरजात भी बना और रफ़ी उद्दरदौला बना। अब लास्ट का बच गया चौथा बेटा, और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम था रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। ये जो रफ़ी उद्दरजात था
उसने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसका उपनाम था शाहजहाँ द्वितीय। क्या नाम था? शाहजहाँ द्वितीय। शाहजहाँ प्रथम अपने आ गया भाई, अपने शुरू में चले थे बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, जो औरंगजेब का पिता था। और औरंगजेब किसका पिता था? बहादुर शाह। तो इसलिए शाहजहाँ द्वितीय इनका उपनाम था। रफीउद्दर्जात कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में देखो 3 शासकों का निर्माण किया अब्दुल्ला बंदो ने, फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। अब रोशन अख्तर जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से शासक बनता है। किसके नाम से तख्त पे बैठता है? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से तख्त पर बैठता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं, अब देखो जो ये किंग मेकर हैं सैयद बंधु, वो अगला शासक बनाते हैं किसको? मोहम्मद शाह रंगीला। किसको शासक बनाते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला शासक कब बनता है? 1719 से और 1748 तक ये शासक रहता है। अब देखो इसके बारे में देखते हैं। तो ये चौथा बादशाह बनाते हैं। कौन से नंबर का बादशाह था? चौथा, किंग मेकर के रूप में। अब इस टाइम तक जो तुरानी गुट था वो बिल्कुल प्रबल रूप से खड़ा हो गया था। एक तरफ तो ईरानी गुट किसके नेतृत्व में था? सैयद बंधु। कौन से बंधु? सैयद बंधु। सैयद बंधु में कौन कौन से थे? अब्दुल्ला खान और इसका छोटा भाई क्या नाम था? हुसैन अली खान। वर्साइज में कौन था? तुरानी गुट। कौन सा गुट? तुरानी गुट। और तुरानी गुट में अमीन खान, अमीन खान, अमीन खान के अलावा निजाम उल मुल्क, तीसरा सादत खान, चौथा महफूज खान, पांचवा मुर्शिद कुली खान। समझा क्या? ये सभी एक तरफ थे और ये सभी एक तरफ थे। तो कुल मिला के ये पलड़ा बहुत भारी हो गया था। ये पलड़ा बहुत भारी हो गया। तो इन्होंने क्या किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने अब आदेश जारी किए कि आप कैसे भी हत्या करो। किसकी? सैयद बंधु की। तो सैयद बंधु की हुसैन अली खान को 1720 में इसकी हत्या कर दी। 1720 में जैसे इसकी हत्या की तो अब भाई के पास कोई ऑप्शन था नहीं, अब्दुल्ला खान के पास। वो जाता है, अपनी सेना इकट्ठी करता है और युद्ध भी करता है, लेकिन इस युद्ध में परास्त होता है। क्या होता है? परास्त होता है। परास्त होके इसे क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। और 1722 में इसकी भी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। अब मेरे को एक चीज़ का आंसर दे दो आप कि जब इसको गिरफ्तार कर लिया तो फिर 1720 में इसकी हत्या कर दी। 2 साल इसे रोटियां क्यों दी गई? क्या था? ये कोशिश कर रहा था। ये वाले देखो, ये कभी भी नहीं हो सकता था। ये तो ये भी जानते हैं क्योंकि इसकी भाई की हत्या कर रहा था। अगर भाई की हत्या हो गई तो ये कभी भी इनके तरफ तो नहीं होगा। फिर इसकी हत्या उसी टाइम क्यों नहीं गई? दूसरा बताओ। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये इतना सा नहीं सोच सकते तो क्या मतलब है? फिर तो छपा दो कॉपी में, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है। देखो एक बात बताओ मेरे को कि जो आदमी 4 राजाओं का, सम्राटों का सृजन किया है,
क्या उसके तख्त में कोई आदमी नहीं होंगे? ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सिस्टम में उसी के आदमी थे, सिवाय इनको छोड़ के। ये तो प्रखर विरोधी जो सामने थे। सारी नियुक्तियां किनके द्वारा की गई थी? अब्दुल्ला खान के द्वारा की गई थी, क्योंकि ये ही वजीर था, ये ही वजीर था, ये तो सेनापति था केवल। तो इन्होंने भी बड़ी षड्यंत्र से हत्या की। किसको मारा? सेनापति को मारा। पहले उसकी ताकत को मारा, फिर दिमाग को दिमाग से परास्त किया। ताकत को ताकत से मारा और दिमाग को दिमाग से परास्त किया। उसे गिरफ्तार किया, 2 साल में उसके विरोधियों को धीरे धीरे समाप्त किया, कुछ को अपनी तरफ मिलाया, और फिर जैसे ही अब्दुल्ला के सहयोगी खत्म हुए, इसकी हत्या कर दी। क्लियर? अब देखो, अब यहां पे जो शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो कौन निभाएगा? तुरानी गुट। कौन सा निभाएगा? तुरानी गुट। और तुरानी गुट में अमीन खान, निजाम उल मुल्क, सादत खान, महफूज खान, मुर्शिद कुली खान, सादतुल्ला खान, सादतुल्ला खान, ये 7-8 सरदार थे। इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो यानी अब किंग मेकर कौन हो गए? ये। इनको पता लग गया कि हमने इनकी हत्या की है और इन्होंने राजा की तरह कार्य किया है, तो हम भी क्या हो गए? राजा। तो अब देखो, अब तक तो स्थिति ये चली आ रही थी कि इनका विरोधी ये था, लेकिन याद रखना कि जैसे आप सत्ता प्राप्त करोगे तो उनमें खुद में ही एक लोभ उत्पन्न हो जाता है और खुद में ही संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब इनमें सबसे जो वरिष्ठ था वो था अमीर खान, या जिसे कहते हैं अमीन खान। तो अमीर या अमीर खान को वजीर बनाया गया। क्या बनाया गया? वजीर बनाया गया। बात समझ आ गया? अमीर और अमीन खान को वजीर बनाते हैं, लेकिन ये काफ़ी बुजुर्ग था, सबसे बुजुर्ग था। तो 1-2 साल बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद में वजीर बनाया जाता है चिनकिलिच खान। चिनकिलिच खान, जिसे क्या उपाधि दी गई थी? निजाम उल मुल्क। चिनकिलिच खान को वजीर बना दिया गया भाई, ये वरीत्या के क्रम में। अब सादत खान, महफूज खान ये सोच रहे थे वजीर मैं बनूं, वजीर मैं बनूं। ये सब अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, और दरबार में इतनी भयंकर गुटबंदी हो गई, क्योंकि इन्हें ये पता तो लग ही गया कि इस गुटबंदी के द्वारा इनको मारा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, अपने भी राजा बन सकते हैं। एक बार अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, याद रखो फिर सब खड़े हो जाएंगे, पर पहला आदमी ताकतवर होता है। बात सुनो, बाद में तो खूब आएंगे और खूब जाएंगे। तो पहले आदमी कौन थे? सैयद बंधु। पहले आदमी कौन थे? सैयद बंधु थे, ये याद रखना। सैयद बंधु थे पहले। उसके बाद में तुरानी गुट सक्रिय होगा, और तुरानी गुट सैयद केवल 2 आदमियों की हत्या के लिए, कितने आदमियों की हत्या के लिए? 2 आदमियों की हत्या के लिए पूरा जमावड़ा इकट्ठा होगा। लेकिन याद रखना, इसका भी भविष्य देखो कैसे, इनका भी भविष्य देखो कैसे कत्ल होगा। निजाम उल मुल्क बहुत परेशान हो गया। पहले तो सबसे वरिष्ठ को देंगे पद, लेकिन वरिष्ठ की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसके बाद में सभी बराबर बराबर कैसे आ गए? अब बोलो अब क्या हो? तो सबके अंदर लड़ाइयां शुरू होगी, गुटबंदी शुरू होगी। तो निजाम उल मुल्क, जिसका नाम चिनकिलिच खान था वास्तविक नाम, जो दक्कन का सूबेदार था, उसने कहा कि साहब दक्कन में थोड़ा लड़ाई दंगे चल रहे हैं, मैं नीचे जाना चाहता हूं दक्कन में। मोहम्मद शाह रंगीला ने बोला बहुत बढ़िया काम है, आप ऐसे करो नीचे जाके संभालो। तो निजाम उल मुल्क बहाना बनाकर कहाँ आ गया? दक्कन में आ गया। कहाँ आ गया? दक्कन में आ गया। और दक्कन में, चूंकि ये दक्कन का गवर्नर भी रह चुका था, मैंने अभी बताया था, चिनकिलिच खान निजाम उल मुल्क दक्कन करके रह गया था गवर्नर। 6 प्रांत इसके अधीन थे। तो ये यहाँ पे आके और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने को स्वतंत्र घोषित किया। इसने कहा कि भाई मेरे को वजीर वगैरह नहीं रहना, दिल्ली का तख्त तुम्हें मुबारक हो, मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो कहाँ रहूँगा? दक्कन में रहूँगा। कहाँ पे रहूँगा? दक्कन।
और उसने दक्कन की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और दक्कन के अंदर ही ये अपने आप को नवाब, अब इसके लिए जब इस बात का पता मोहम्मद शाह रंगीला को पड़ता है तो वो महफूज खान को भेजता है कि भाई तू जा और जाके संभाल क्या। महफूज खान और इसके मध्य शुक्रखेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? शुक्रखेड़ा का युद्ध। और इस शुक्रखेड़ा के युद्ध में इसने महफूज खान को हरा दिया। महफूज खान को क्या कर दिया? हरा दिया, जो किसका सेनापति था? रंगीला का सेनापति। और इसको हरा के और हैदराबाद में स्वतंत्र निजाम वंश की स्थापना की। निजाम वंश की स्थापना की, जो आज़ादी तक हिंदुस्तान के शासक रहे थे। बात समझ आ गई? हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी। तो ये हैदराबाद का निजाम इस तुरानी गुट से था, नंबर एक बात। और अमीन खान के बाद में ये यहाँ का वजीर बना था मोहम्मद शाह रंगीला का। और जब दरबार में गुटबंदी बढ़ी तो ये यहाँ से निकल के कहाँ भाग के आ गया? दक्कन में भाग के आ गया। इसने कहा कि मैं वहाँ शांति स्थापित करूँगा, लेकिन इसने शांति स्थापित करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तब मोहम्मद शाह रंगीला ने महफूज खान को भेजा, दोनों के मध्य शुक्रखेड़ा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में स्वतंत्र हैदराबाद रियासत का निर्माण हुआ, जिसके अधीन कर्नाटका वगैरह, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, ये सभी रियासतें, 6 रियासतें आती थी। बात समझ आ गई? अब इसी से अब देखो, जब ये स्वतंत्र होगा तो हर आदमी स्वतंत्र होना चाहेगा। इसके बाद में वजीर सआदत खान को बनाया जाता है और सआदत खान भी अपना बहाना लेके और अवध में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अवध। तो सआदत खान ने किसकी स्थापना कर दी? अवध में स्वतंत्रता घोषित कर दी। अवध में स्वतंत्रता घोषित कर दी। महफूज खान इसका सेनापति बन के रहता है। मुर्शिद कुली खान की अगर बात की जाए तो इसने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर दी। बात समझेगी? इसने किसकी स्थापना कर दी? स्वतंत्र बंगाल की। और सादुल्ला खान जो था वो किसके साथ आया था? ये आया था निजाम उल मुल्क के साथ, और इसने कर्नाटक की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किसकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? कर्नाटक, सादतुल्ला खान। तो याद रखना कि जो मुगल सल्तनत के जो 21 प्रांत औरंगजेब ने संभाले थे, वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय धीरे धीरे विघटन इनका प्रारंभ हो जाता है। ये चीज़ आपने देख ली कि एक तरफ अवध अलग हो गया। अवध का सआदत खान इसका सबसे प्रखर विरोधी था। क्यों था? देखो, क्योंकि ये सभी लोग जैसे कर्नाटक, ये देखो, ये नक्शे में आप देखेंगे, ये दिल्ली है और ये अवध है। अब एक ने यहाँ स्थापित की है, एक ने यहाँ स्थापित की है, एक ने जस्ट बगल में की है। तो बताओ सबसे ज़्यादा लड़ाई किसके होती है? पड़ोसियों की होती है। किसकी होती है? पड़ोसियों के। तो सआदत खान जो था वो मोहम्मद शाह का प्रखर विरोधी था। और इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब क्या होता है, ऐसे घटनाक्रम चल रहे थे, इससे रियासतें पृथक हो रही थी। इसी दौरान क्या होता है कि एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होती है। कुछ भगोड़े भाग के आ जाते हैं ईरान से। कहाँ से भाग के आ जाते हैं? ईरान से। और ईरान से भाग के, ईरान का जो शासक था उसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। और भगोड़े भाग के और आते हैं दिल्ली में। कहाँ पे आते हैं? दिल्ली में। अब देखो, अब ये ईरानी जैसे आते हैं तो ईरानियों के प्रति मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा उदार हो गया था। उसे पता लगा था कि यार ईरानी से ही थे, कम से कम वफादार तो थे, इन्होंने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। बात समझ आ रही है? तो ईरानियों के प्रति कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला का दिल भी नरम था, क्योंकि उन्होंने तुरानियों का एक गंदा प्रारूप देख लिया था। उन्होंने देखा था कि ये अपने वफादार थे ही नहीं, ये जो युद्ध कर रहे थे ये इन सैयद बंधुओं की हत्या के लिए लड़ रहे थे केवल, ये अपने हितों के लिए लड़ रहे थे केवल, ये अपना हित कुछ भी नहीं देख रहे थे। तो इसके लिए क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह का एक भगोड़ा
जो भारत में आया उसे दिल्ली में शरण दे दी। उसे क्या दे दी थी? शरण दे दी। अब क्या हुआ कि नादिर शाह ने अपना एक दूत भेजा, अपना दूत भेजा, और अपने दूत जलालाबाद के माध्यम से उसने ये संदेश भेजा रंगीला को कि आप कैसे भी करके मेरे जो बगड़े हैं उसको मेरे को समर्पित कर दी दीजिए। समझ आएगा? मोहम्मद शाह रंगीला तैयार भी होता, इससे पहले ही महफूज खान ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? जलालाबाद यानी दूत की हत्या कर दी। तो दूत की हत्या कर दी। देखो, पहली चीज तो भगड़े को शरण दे दी। दूसरी चीज क्या हुई? जब उसने दूध भेजा तो दूत की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो नादिर शाह को मैंने आपने पहले बताया था, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब इसको बड़ा गुस्सा आया तो इसने भारत के ऊपर चढ़ाई की, और जब भारत के ऊपर चढ़ाई की तो 1739 में दोनों के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है? करनाल का युद्ध। और इस करनाल के युद्ध में हालांकि इसका सेनापति, इसका वजीर जाता है मोहम्मद शाह रंगीला को, और वो 50 लाख रुपए देकर समझौता कर लेता है। 50 लाख रुपए देकर क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है। लेकिन सआदत खान नादिर शाह को चढ़ा देता है कि भाई 50 लाख रुपए में सौदा कर लिया, दिल्ली पे चढ़ाई कर, तेरे को करोड़ों रुपए मिलेंगे। ऐसा उसके बहकावे में आकर कि मैं तेरे को दूंगा 20 करोड़ रुपए तो मैं दूंगा, तू तो चढ़ाई कर दिल्ली के ऊपर। क्योंकि दोनों की लड़ाई चलती रहती थी, अवध और दिल्ली। तो अवध का बड़ा प्रताड़ित था, तो इसने दिल्ली पे जाने के लिए इसको उकसा दिया। नादिर शाह कहाँ चढ़ाई कर देता है? दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर दिया। और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करके 2 माह तक इसने दिल्ली को लूटा। जो अपना मयूर तख्त था, मयूर तख्त आपने देखा होगा। मयूर तख्त जो था किसने निर्माण कराया था? शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। गर फिरदौस रुमी जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, जिसके ऊपर अंकित है। और यहां से 2 चीजें लेके जाता है, मयूर तख्त और दूसरा कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। ये 2 चीज यहां से लेके जाता है और लगभग दिल्ली को जी भर के लूटा। 50 करोड़ रुपए की राशि मिली उसे। 50 करोड़ रुपए की राशि मिली। 50 करोड़ रुपए की राशि मिल जाती है। याद रखना, एक बार इंसान का लालच उत्पन्न हो जाता है ना, तो उसके बाद में वो और लालची बनता जाता है। अब नादिर शाह ने फिर फोन किया। किसको फोन करेगा? सआदत खान को। ला भाई 20 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी अपनी। सआदत खान ने बोला भाई 20 करोड़ रुपए तो नहीं है, आपने 50 करोड़ रुपए लूट लेना। बोला कि नहीं, बात तो तूने की थी 20 करोड़ तो मैं दूंगा। मेरी सेना करनाल से, हरियाणा से चल के दिल्ली पहुंचे तो 20 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तू तेरे को देना पड़ेंगे। सआदत खान अब यहाँ पे फंस गया। और सआदत खान जब फंस जाता है तो लास्ट में सआदत खान ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या। सटे साटे समाचारे, करनी जैसी करनी वैसी भरनी। बात समझ आ गई? तो सआदत खान जो अवध का नवाब था, उसने क्या कर ली? हत्या कर ली। याद रखना, अवध बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा। अवध 1764 बक्सर के युद्ध में यहाँ का जो मुगल सम्राट हो वो यहीं जाके बैठेगा। बात समझ आ रही है? अवध बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अवध का संबंध दिल्ली से सबसे मजबूत रहेगा। अवध के नवाब का संबंध दिल्ली के शासक से सबसे मजबूत तर रहेगा। दक्षिण से इसका संबंध कट जाएगा। बात समझेगी? और सबसे जो मजबूत संबंध होता है वही सबसे प्रखर विरोधी होता है। ये बताओ, सबसे बुरे आपको कौन लगते हैं? आपके घर वाले। बात समझाएंगे? और सबसे अच्छे कौन लगते हैं? आपके घर वाले। सबसे ज्यादा काम कौन आता है? आपके घर वाले। और लड़ाई किससे होती है? घर वालों से। बात समझाएंगे? तो अब क्या होता है कि नादिर शाह यहां जी भर के 50 करोड़ की राशि लूटता है। मयूर तक कोहिनूर हीरा लूट के लेके जाता है। और ये कोहिनूर हीरा आज भी ब्रिटिश महारानी के ताज पे लगा हुआ है।
ये तुम्हारे को याद रखना है। ये था नादिर शाह। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको आगे ले लूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, पहला नादिर शाह का आक्रमण देख लिया। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739। कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का। ये अपने देख लिया। और यहाँ पे जो मूल भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? सादत खान ने। सादत खान ने और निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क ने। बात समझ आएगी? निजाम उल मुल्क ने कितने लाख रुपए पेश किए थे? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए देके बोला भाई आप वापस चले जाओ। लेकिन वो सादत खान जो था वो कितने का ऑफर देता है? 20 करोड़ का। निजाम उल मुल्क हालांकि हैदराबाद की स्वतंत्र रियासत स्थापित कर लिया था। कब कर लिया था? 1724 में। कौन सा युद्ध हुआ था? सुकरखेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सुकरखेड़ा का युद्ध। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इससे अच्छे संबंध बना लिए थे। बात समझ में आ गया? और उसे आसफ शाह की उपाधि दी थी। आसफ शाह की उपाधि दी थी। बात समझ आ गया? तो इससे मुलाकात करने के लिए यही जाता है कौन? निजाम उल मुल्क, जिसका नाम था चिनकलेज खान। और उसने नादिर शाह को कहा था साहब हमारे से गलती हो गई, आप आए हो, आप अपना युद्ध अर्जाना लेके जाओ, 50 लाख रुपए ले जाओ और आप वापस चले जाओ। लेकिन सादत खान ने कुछ वो कितना रुपये दे रहे? 50 लाख। मैं तूने दिलो 20 करोड़। कितना करोड़? 20 करोड़। दिल्ली में आक्रमण कर, खतरनाक। और 20 करोड़ दिया और ये यहाँ पे आक्रमण किया। और जब इसने 50 करोड़ लूटा, मयूर तख्त और कोहिनूर हीरा लूट के जब इसको फोन किया 20 करोड़ के लिए, तो ये दुखी होकर आत्महत्या कर लिया। इसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। बात समझ आ गई? तो इसमें दो आदमियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इसके बाद में नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। क्लियर? अब क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया 1748 में। भारत के ऊपर कब आक्रमण किया था? 1748 में। और इसने आक्रमण किया था और जो युद्ध लड़ा गया उसे कहते हैं मच्छीवाड़ा। कोष्ठक में लिखना मणिपुर का युद्ध। मणिपुर का युद्ध। बात समझे? मणिपुर में मच्छीवाड़ा में एक स्थान है, कौन सा? मणिपुर। और मच्छीवाड़ा का युद्ध अपने पहले भी आया था। बताओ किसके साथ आया था? मच्छीवाड़ा का युद्ध जब अपने हुमायूं को पढ़ रहे थे और जब हुमायूं अंतिम रूप से पराजित करके दोबारा हिंदुस्तान आता है तो अपना तख्त स्थापित कर लेता है और तख्त स्थापित करके और वो बैठ जाता है तख्त के ऊपर। उसके बाद उसका बेटा अकबर हेमू को पराजित करता है। वो कहानी मैंने आपको पहले बताई थी। तो मणिपुर का युद्ध कहो। मणिपुर के युद्ध में अब मोहम्मद शाह रंगीला युद्ध करने नहीं जाता बल्कि इसका शहजादा जाता है और इसके शहजादे का नाम था अहमद शाह। क्या नाम था? अहमद शाह। दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में अहमद शाह जीता। कौन जीता? अहमद शाह जीता। लेकिन इसी युद्ध के दौरान उसके पिता मोहम्मद शाह रंगीला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब 1748 में इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद में अगला शासक कौन बनेगा? अहमद शाह। कौन बनेगा? अहमद शाह। बात समझ आ गई? अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके ऊपर अब विशिष्ट तथ्य देख लो। विशिष्ट तथ्य, हालांकि जब शुरू में अमीर खान बना, इसका नवाब कौन बना? अमीर खान। फिर इसके बाद में कौन बना? निजाम उल मुल्क। फिर उसके बाद में कौन बना? कमरुद्दीन, मतलब आमिर खान का पुत्र था। ऐसे इसके कई नवाब इसके कई वजीर बनते हैं।
तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो ये चीज़ तो ये ध्यान रखना। दूसरा चीज़ ये याद रखना कि इसके समय ये स्वतंत्र रियासतें बन गई थी, कर्नाटका, हैदराबाद, बंगाल, अवध, समझा गया। ये स्वतंत्र रियासतों का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। अच्छा, तीसरी चीज़ और याद रखना, ये इसका उपनाम था विलास, उपनाम था इसका रंगीला। क्या नाम था, रंगीला। इसको अब मैंने भी यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला लिखा है, वैसे इसका नाम मोहम्मद शाह ही था। रंगीला तो इसका उपनाम था। रंगीला क्यों कहते थे, क्योंकि ये विलासी प्रवृत्ति का था। कैसा था, विलासी प्रवृत्ति का था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, रंगीला। बात समझे, मोहम्मद शाह रंगीला। दूसरा चीज, इसने इसका जो योगदान देखा जाए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो ये था कि इसने दक्कन क्षेत्र में उर्दू का विकास किया। किसका विकास किया, उर्दू का विकास किया। और उर्दू में दीवान का जो संकलन किया गया था, दीवान का संकलन वो इसके समय ही किया गया था। जो वली अहमद जो थे वो इसके समय ही प्रचलित थे, इसके समय समकालीन थे। तो इनका भी थोड़ा सा याद रखना। ये था मोहम्मद शाह रंगीला। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इसके उत्तराधिकारी और भी कमज़ोर होंगे। बात समझ आ रही है, क्योंकि अब उनमें उनकी बाजों में दम था ही नहीं। कुल मिला के वजीर और सेनापति सब कुछ कर रहे थे। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसको और याद रखना, ये अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने दुर्रानी या युग का मोती कहा है। कौन सा मोती कहा है, युग का मोती कहा है। दुर्रानी या युग का मोती कहा है, यह आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको नादिर शाह ने अपने उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली के लिए कहा था कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक है। ये इसकी उपाधि दी थी दुर्रानी या युग का मोती। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।